क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है बेटा, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और इसका जो क्षेत्रफल होता है जब उसके डायगोनल दिए गए हों तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर हम बात करें, किसकी बात करें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर अगर विकर्ण दिए हैं तो 1/2 d1 d2 होता है, 1/2 d1 d2 होता है। तो देखिए विकर्णों की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास एक विकर्ण कितना दिया, d1 दिया 16, दूसरा विकर्ण d2 दिया कितना 12, बस ये वैल्यू तो रखनी है। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1/2 16 × 12, 2 से ये 8 बार कट जाएगा, 12 × 8 = 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजाएं सेंटीमीटर में थी। तो ऑप्शन ए जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो जब आपके पास समचतुर्भुज के विकर्ण दिए उसका क्षेत्रफल 1/2 d1 d2 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर 2 3 6 5 4 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4 इज। ये कह रहे हैं वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2 3 6 5 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। तो 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 की विभाज्यता का नियम ये कहता है बेटा कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो जो हमारे पास नंबर है बेटा वो नंबर है 2 3 6 5 और 4। तो अंतिम 2 अंक क्या हैं, तो आप कहेंगे सर स्टार और 4 है। तो ये बोल रहे हैं कि स्टार की जगह पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी रखें जिससे ये 4 से विभाजित हो जाए। और हम जानते हैं कि 4 की विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम 2 अंकों को किससे विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है। तो अब आप देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो सबसे पहले सबसे बड़ा रख के देखना है, यानी कि 9 रख के देखो। तो अगर आपने स्टार की जगह पर 9 रखा तो ये कितना हो जाएगा 94। और अब आप इसको 4 से भाग दीजिए क्योंकि अंतिम अंकों में 4 से भाग जाना चाहिए 2 अंकों में। तो 4 दूनी 8, 14 हो जाएगा, भाग नहीं जा रहा, 4 दूनी 4 3 12 हो जाएगा, शेष फल रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो यानी कि 9 हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब 9 के बाद क्या लें, तो उससे बड़ा कौन सा बचा, तो 8। तो स्टार की जगह पे आप 8 रखेंगे तो ये 84 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बिल्कुल कट गया। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जब सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी संख्या रखना शुरू किया करें, और सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटी से शुरुआत किया करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंगल ए बी डी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, देन द मेजर ऑफ सी डी इज। दी गई आकृति में यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, कोण ए बी डी बराबर 90 डिग्री और ए डी बराबर 17 सेंटीमीटर हो तो सी डी की लंबाई कितनी है आपको बताना है। चलिए तो इधर ही समझ लेते हैं इन सारी चीज़ों को। क्या क्या दिया है, ए सी की लंबाई आपको कितनी दी है 10, ये ए सी कितना दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है। ए बी की लंबाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपको एंगल 90 डिग्री दिया है। ए डी आपको 17 सेंटीमीटर, ये आपको 17 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे पूछा क्या है भाई, अब वो चीज़ को देखिए, आपसे पूछा है सी डी की लंबाई, यानी कि ये वाला इतना पार्ट बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, तो अगर ये कर्ण 10 है, लंब 8 है, तो आधार कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6। तो बी सी कितना आ गया आपका 6 आ गया। बी सी कितना सेंटीमीटर आ गया 6, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं 6 8 10। ठीक है ना। आधा कर दीजिए तो 3 4 5 का दुगना है ये। अब आगे बात करें, ट्राइंगल ए बी सी में हमने देखा तो हमने बी सी निकाल लिया कितना 6। अब ट्राइंगल ए बी डी में देखिए, ए बी डी में अगर कर्ण 17 है और लंब 8 है तो आधार यानी कि बी डी कितना होना चाहिए
तो आप बी डी कहेंगे सर 15 होना चाहिए, क्योंकि ये भी ट्रिपलेट होते हैं, 17 15 8 या 8 15 17, ये ट्रिपलेट होते हैं। तो बी डी कितना हो गया, तो बी डी आप कहेंगे सर 15 सेंटीमीटर हो गया। बी डी 15 है, 15 में से 6 माइनस कर दीजिए, तो सी डी कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। सी डी कितना आ जाएगा बेटा आपका 9 सेंटीमीटर। तो किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, ऑप्शन सी में दिया है। तो इस प्रकार आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। एक बार हमने ट्राइंगल क्या लिया, एक बार हमने त्रिभुज लिया इन ट्राइंगल, तो आपको बता दें, मेंशन कर दें ए बी सी। इसमें हमने ए सी का स्क्वायर बराबर क्या लगाया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लगाया, यहाँ से बी सी निकाला। ए सी की वैल्यू 10 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 8 का स्क्वायर, और यहाँ से हमने बी सी निकाला। तो कैसे, तो ये 100 माइनस क्या हो गया 64 बराबर में क्या बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 10 में से 100 में से 64 गया तो 36, तो बी सी की वैल्यू देखो 6 आ गई। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, हमने डायरेक्ट ट्रिपलेट से कर लिया। फिर जब 6 आ गया तो हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, फिर हमने ट्राइंगल ए बी डी लिया, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, पहले ए बी सी लिया था, अब ए बी डी लिया। तो इसमें आप कहेंगे ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा ए डी थी, बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए डी कितना, तो आप कहेंगे सर 17 का वर्ग, ए बी यानी कि 8 का वर्ग प्लस बी डी आपका यहाँ से निकल आएगा। तो ये 289 में से कितना माइनस कर दिया 64 बराबर कितना बी डी का स्क्वायर। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर बी डी स्क्वायर यहाँ से निकल कर आएगा आपके पास। देखिए उनके लिए जो बिल्कुल बेसिक्स है, इनिशियल स्टेज की तैयारी कर रहे हैं बेटा, जिनकी शुरुआत अभी हुई है, तो ये 225 आ जाएगा बेटा। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 15। तो देखिए हमने यहाँ से क्या कर लिया, बी डी निकाल लिया। अब बी डी में से बी सी माइनस कर दिया तो सी डी आ गया कितना 9, ठीक है। तो सी डी कैसे निकाला, तो सी डी आया आपका बी डी माइनस बी सी। तो बी डी कितना, तो आप कहेंगे सर 15, बी सी कितना, तो आप कहेंगे सर 6, ये कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर था। क्लियर हो गई बात। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट करिए, ट्रिपलेट आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, 2 साइक्लिस्ट एक्स एंड वाई स्टार्ट at the same time from place A and go towards place at speed of 6 km per hour and 8 km per hour respectively, despite stopping for 15 minutes during the journey। मिनट्स कर लेना बेटा, यहाँ पर एल लगा लेना, मिनट्स during the journey y reaches 10 minutes earlier than x, the distance between the place A and B is। क्वेश्चन कह रहा है कि दो साइकिल सवार X और Y एक ही समय पर स्थान A से साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान B की ओर जाते हैं, ठीक है। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद Y X से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं इसको। कैसे, तो इन्होंने बोला कि एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। ए से बी तक साइकिलिस्ट एक्स और वाई जा रहे हैं। एक्स की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और वाई की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब y की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, x की 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप देखिए कि y क्या करता है, रास्ते में 15 मिनट रुकता भी है और उसके बावजूद भी वो कितने मिनट पहले पहुंचता है, 10 मिनट पहले। तो अगर हम देखें कि y कितने मिनट पहले पहुंच सकता था अगर वो 15 मिनट नहीं रुकता, तो आप कहेंगे सर 15 ये 10 ये 25 मिनट पहले पहुंच सकता था कि नहीं, 25 मिनट पहले पहुंच सकता था कि नहीं। मतलब अगर वो 15 मिनट नहीं रुकता तो वो 25 मिनट पहले पहुंच जाता। तो अगर हम ये देखें कि x को समय कितना लग रहा और y को समय कितना लग रहा, तो इनके जो समय में डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 25 मिनट का डिफरेंस है। कितने मिनट का डिफरेंस है इनके समय में, इनके टाइम में 25 मिनट का डिफरेंस है। यानी कि y 25 मिनट पहले पहुंच जाता है x की कंपैरिजन में। अब स्थान a से b की तरफ दोनों जा रहे हैं, तो a और b स्थानों की जो दूरी है वो समान है। जब दूरी समान हो तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है बेटा
कि चालों के अनुपात का प्रतिलोम समय का अनुपात होता है। तो यदि हम x और y की स्पीड का रेशियो यहाँ से बनाते हैं, यदि हम यहाँ से बोलें कि स्पीड का रेशियो बनाएं किसका, x की स्पीड का y की स्पीड से, तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 6:8। तो आप कहेंगे सर 2 तिया 6 2 चौके 8 यानी कि 3:4। तो इनके टाइम का रेशियो क्या बनेगा, तो आपको पता है कि अगर दूरी समान है तो समय के अनुपात का उल्टा चालों का अनुपात होता है और चाल का अनुपात का उल्टा समय का अनुपात होता है। तो यानी कि इसको समय 4 लगता है तो इसको समय 3 लगता है। तो अब आप बताइए यहाँ पर x को कितना ज़्यादा समय लगता है, 25 मिनट ज़्यादा लगता है क्योंकि y 25 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो यहाँ इनके समय में जो अंतर है वो कितने यूनिट का है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट का अंतर है। अगर 1 यूनिट का अंतर है तो ये 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 25 मिनट के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 25 मिनट्स के बराबर हो गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 मिनट के बराबर है तो किसी भी एक व्यक्ति का समय निकाल लीजिए आप कि उसको टोटल समय कितना लगता है। तो देखिए अगर हम 75 की वैल्यू निकालें तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर हम 100 की वैल्यू निकालें तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं 4 की वैल्यू। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 100 यूनिट, 100 मिनट, सॉरी 100 मिनट, यूनिट नहीं 100 मिनट्स। यानी कि ये 100 मिनट्स किसको लग रहे हैं, तो आप कहेंगे सर x को लगते हैं। और x की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा से x को जाने में कितना समय लगता है, तो आप कहेंगे सर 100 मिनट का समय लगता है। तो दूरी कितनी होगी, a और b के बीच की दूरी, तो a और b के बीच की जो दूरी होगी तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। तो चाल तो 6 है, समय कितना है 100 मिनट, मिनट को किस में बदल लीजिए, घंटे में। तो देखिए आप 6 से ये कितने बार, 10 बार कट जाएगा, 10 से ये 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर। यानी कि दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, वो a और b के बीच की दूरी 10 किलोमीटर। किस ऑप्शन में दिया है बेटा, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ध्यान रखना कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पर, जब दूरी समान हो तो चालों के अनुपात का प्रतिलोम समय का अनुपात होता है। ठीक है, वहां से समय का डिफरेंस देख लिया, 25 मिनट का था तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 4 यूनिट की वैल्यू 100 मिनट के बराबर। और 4 किसका समय था, तो आपको पता है 4 x का समय था। तो समय इसकी चाल कितनी थी, 6 थी। तो 4 यूनिट की वैल्यू 100 मिनट लेता है x, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय, ये समय मिनट में था घंटे में बदल लिया 60 से भाग देकर। तो यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या निकल आई, दूरी निकल आई। किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, किलोमीटर। ये घंटा हटा दीजिए नहीं तो घंटा हो जाएगा काम फिर आपका। ठीक है, 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए तो दूरी कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम इन रुपीज फॉर ए पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विद देयर सोर्स in respect of 5 employees A, B, C, D, E. How many employees got more than a total of 10,000 as income other than salary? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न तालिका 5 कर्मचारियों A, B, C, D और E के संबंध में एक विशेष महीने की आय को उनके स्रोत सहित दर्शाती है। कितने कर्मचारियों को वेतन के अलावा अन्य आय के रूप में कुल 10,000 रुपये से अधिक राशि प्राप्त होती है। वेतन के अलावा यानी कि सैलरी के अलावा 10,000 से ऊपर की आपको बताना है कि कितने एम्प्लॉय को मिलते हैं। ठीक है, सैलरी के अलावा आपको बताना है कि किसको 10,000 से ज़्यादा मिलते हैं। तो कितने कर्मचारियों को वेतन के अलावा अन्य आय के रूप में 10,000 रुपये से अधिक राशि प्राप्त होती है। तो देखिए 10,000 से अधिक, ये एरियर बोनस, ये तो सैलरी है उसकी, ये एरियर बोनस मिसलेनियस दिया है। तो 10,000 से ऊपर वाले आप काउंट कर लीजिए कितने हो रहे हैं सही। तो देखिए ओवर टाइम यहाँ पर नहीं है, ओवर टाइम यहाँ दिया है, ओवर टाइम वहाँ दिया है, वहाँ भी दिया। चलिए तो काउंट कर लेते हैं कितने एम्प्लॉय हो रहे हैं। 5 और 5 10, ये 10,000 से ऊपर है। 6 और 4 10, ये 10,000 से ऊपर है, अधिक पूछा है। तो ये आप देखिए 5 और 4 9, 9 और 1 10, ये केवल 10,000 है, तो ये हमारा इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप देखिए इनको जोड़ें तो 4 और 2 6 और 2 8,000 और 1 9,000, 9,500 500 10,000 हो रहा। जबकि पूछा गया है 10,000 से ऊपर। यहाँ आप देखिए 3 और 3 6 4 10, 10,500 हो रहा है। टोटल कितना 10,500 हो रहा है, 10,500 हो रहा है। सैलरी को छोड़ दें, केवल सैलरी किसी की इंक्लूड नहीं करनी है। अब यहाँ देखिए आप 5 और 5 10 और 1 11, ये तो 14,000 हो गया। तो 10,000 से तो काफ़ी ऊपर हो गया। तो ये आपका कितना हो गया 14,000, ये 10,500। अब आगे बढ़े तो ये वाला नहीं है। अब इसमें देखिए तो आप कहेंगे सर
2 और 3 5 और 3 8, 8,500 और एक 9,000 हो रहा है। ये 1 2 3 3 6 और 2 8 और एक 9,000 हो रहा, तो ये 9,000 हो रहा, तो ये भी हमारे कैलकुलेशन में नहीं आएगा क्योंकि 10,000 से ऊपर चाहिए। 3 और एक 4 और 2 6, 6,700 हो रही है। तो सैलरी के अलावा 6,700 हो रहा, तो केवल कितने हैं लोग हैं, 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको सैलरी के अलावा 10,000 से ऊपर की इनकम है सैलरी के अलावा। तो कितने एम्प्लॉय, तो आप कहेंगे सर 2। यही पूछा था भाई कितने कर्मचारियों को कितने एम्प्लॉय, तो ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है बेटा, द वैल्यू ऑफ साइन 30 इंटू साइन 60 अपॉन कॉस 60 कॉस 30 माइनस 10 45 डिग्री इज। तो ये आपको मान क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। 2 तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपके पास ये है कि आप साइन 30 साइन 60 कॉस 60 और कॉस 30 का मान रखें और tan 45 का। पहला तरीका ये है। जब कुछ दिमाग में नहीं आएगा तो शायद आप ऐसे ही करेंगे कि आपके पास लिखा है साइन 30 कॉस 60 और नीचे क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर कॉस 60 और साइन 30। कितना लिखा है बेटा, साइन 30, तो यहाँ पर 30 कर लीजिए, साइन 30। तो ये हमने लिख दिया भाई। और माइनस में कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर tan 45। तो देखिए आपके दिमाग में क्या चीज़ आ रही है, हम देखते थे बता देंगे इसका आंसर 0 है बेटा, और आप भी बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि जो अप्रोच हम आपको बता रहे हैं उस अप्रोच से अगर आप करेंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा की बात करें यहाँ पर थीटा 1 ले लीजिए, थीटा 1 थीटा 2, साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 2 इक्वल टू 1 होता है यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या हो, तो आप कहें सर ये 90 के बराबर हो। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 अपॉन साइन में कितना बेटा, थीटा 2, तो अपॉन में आप कर लीजिए साइन थीटा 2 साइन थीटा 2 इक्वल टू भी क्या होता है, 1 होता है यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या हो, 1। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप तुरंत इसका आंसर बता देंगे कि 0 है। कैसे, तो देखिए आपको क्लियर दिख रहा है, साइन 30 और कॉस 60 यानी कि थीटा 1 थीटा 2 90 हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इनटू कॉस 60 और साइन 30 ये भी 90 हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, माइनस tan 45 की वैल्यू दुनिया जानती है 1 होती है, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी करना है, इस चीज़ को याद रखना। ये कभी कभार ऐसे भी लिखा आता है भाई, तो वो भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, समझदार हैं आप, कि साइन A और यहाँ पर लिखा है कॉस B इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आपने पढ़ा होगा ये कि अगर यहाँ पर A प्लस बी इक्वल टू क्या हो बेटा, 90 डिग्री के बराबर हो। जब थीटा जो दिया उनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा तो साइन ए अपॉन कॉस बी या कॉस ए अपॉन साइन बी इक्वल टू 1 होगा। कब, जब a प्लस बी इक्वल टू 90 हो। क्लियर, चलिए, या फिर आपके दिमाग में बस साइन की 30 की वैल्यू 1/2 रखिए, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 रखिए, फिर कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पर 1/2 रखिए, साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर 1/2 रखिए, तो उनको काटेंगे फिर वही सारी कहानी है। ठीक है, तो वो इतना कहानी आपको नहीं पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व दी फॉलोइंग, निम्न को हल करें। तो चलिए निम्न को हल कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न को हल करें, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो इसमें भी आप आंसर क्या देंगे, आप कहेंगे सर इसमें भी आंसर हम 0 देंगे, क्योंकि ये देखो ये सीरीज किस में लिखी है, पूरी मल्टीप्लाई में लिखी है। साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और यहाँ पर अब 0 आ गया तो उसका मल्टीप्लाई किसी से भी कर देंगे तो 0 बनेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं था, मतलब 3-4 क्वेश्चन को इस तरीके से आए कि आप देखते से आंसर लगा के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं,